दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से सीटेट के इस क्लास में। कल हम लोग ईवीएस के बारे में पढ़ रहे थे जो कि स्लॉथ तक हो गया था। तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, स्लॉथ से आगे देखेंगे, यानी कि जानवर तक कंप्लीट हो गया था। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इससे पहले 2 वीडियो बनाया गया है, जाकर के उस वीडियो को देख लें क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये ईवीएस का मैराथन चल रहा है, 2 वीडियो बन चुका है और तीसरा का वीडियो ये है। तो चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। इसमें दिया गया है जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क, इसके बारे में दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यह सबसे पुराना है, सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना अगर नेशनल पार्क बोले तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इतना याद रखिएगा, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब इसका हुआ था स्थापना? तो 1936 में हुआ था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। तो इतना याद रखना है जिम कॉर्बेट के बारे में। चलिए आगे है घाना पक्षी विहार। ये क्या है? घाना पक्षी विहार ये भी क्या है? अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। घना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं 27 नंबर, सपेरों की एक जाति के बारे में यहाँ अध्ययन किया है। इससे और भी संबंधित पूछा जाता है पार्क, लेकिन ये महत्वपूर्ण है और बता देते हैं। इसमें दच्चीगरान अभ्यारण्य है, ये जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो सिक्किम में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब इतना रहता है, तो इतना याद करिएगा जो हम बोलते हैं। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, तो एक भी नहीं छूटेगा। चलिए कुछ अब आगे चलते हैं। 28 यहाँ पे देखते हैं नागगुफन। नागगुफन क्या है? तो एक प्रकार की रंगोली है जो सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का जो चित्रकारी कहाँ पे? सौराष्ट्र या दक्षिण भारत में रंगोली का एक प्रकार है। चलो 29 नंबर है यहाँ पे, भारत में पाए जाने वाले सभी सांप 4 प्रकार के ही जहरीले होते हैं। ये बता दिए हैं, कल के वीडियो में ही बता दिए थे। सांप को आया था तो नाग हो गया, करत हो गया, दुबोई हो गया, अफाई हो गया। तो ये भारत में 4 ही प्रकार के जो हैं सांप ऐसा जो जहरीला पाया जाता है, बाकी सब जहरीला नहीं है। यानी कि ये 4 सांप से अगर कोई काटता है व्यक्ति, 4 सांप ये व्यक्ति को कोई काटता है तो वो डेथ होने की संभावना रहता है। तो 4 प्रकार के भारत में सांप है जो जहरीले हैं, बाकी सभी सांप नहीं। आगे है सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं द्वारा जहर को शरीर में छोड़ते हैं सांप। यानी कि जो सांप का जो दांत 2 होता है, इन्हीं के द्वारा, जो खोखला दांत होता है इन्हीं के द्वारा सीरम छोड़ा जाता है जो बॉडी में पूरा फैल जाता है शरीर में मनुष्य के। सांप के जहर के असर को कम करने हेतु सीरम दवा दिया जाता है। कौन था? सीरम, जो कि दवा जो दिया जाता है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सीरम जो इंजेक्शन दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में, किसी को अगर सांप काट देता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका दवा अवेलेबल है, तो किसका? यानी सीरम, यानी कि सांप के बिख से ही बनाया जाता है एंटीबॉडी उसका। चलिए 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक पौधा के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेप्थीसिस पौधा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। नेप्थीसिस जो पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, भारत के मेघालय में। भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इतना रखना है याद, मेघालय में। बाकी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, इतना याद रखना है। भारत में इसको बोला जाता है फीचर घड़ा पौधा, और इसको फीचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फीचर प्लांट या फिर घड़ा पौधा। ये घड़ा के आकार के जैसा होता है, जो कि इसमें जैसे ही अगर कोई कीट पतंग या पक्षी उसमें घुसा छोटा तो क्या होता है? घड़ा बंद हो जाता है और उसी में शिकार करके वो अपना भोजन ग्रहण करता है। जो भी, जैसे कि देखो कीड़ा हो गया, मकोड़ा हो गया, वह छोटे जीव जो भी
शिकार करता है, मेढक, चूहा, ये सब जो भी उस जो है घड़ा पौधा के अंदर चल गया तो वो क्या होता है, ऊपर से बंद हो जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, तो उसी में रहता है और उसी में जो जहरीला पदार्थ वो छोड़ता है जिससे वो मौत हो जाता है उस जीव को, और फिर उसी से उसका भोजन हो जाता है, नेप्थीसिस पौधा का। तो इस इतना महत्वपूर्ण बात है, तो याद रखना है। एक बार और फिर से देख लेते हैं। इसको फीचर प्लांट भी कहा जाता है। यह घड़ा पौधा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया बाहरी यानी कि भारत के बाहर पाया जाता है। चलो अब आगे 31 देखते हैं। वेलफ्रो क्या है, तो स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा निर्मित 1948 में कपड़ों, जूतों, बैग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। देखो कि बैग में चिड़चिड़ापन रहता है, सट जाता है, तो क्या है, वेलफ्रो है, जो कहाँ के जॉर्ज मेस्टल ने इसका प्रयोग किया था, यानी इसका निर्माण किया था, जो कपड़ा, बैग या जूता में लगाया जाता है। चरचर बोलता है, देखते होंगे, लगाते होंगे। पहले जूता में, सैंडल में देता था, ऐसे साट दीजिए तो फिर उखाड़ने में चरचर लगता था, बजता था। चैन की जगह वही प्रयोग होता था पहले ज़्यादा। तो ये स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल ने इसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये इतना याद रखना है। 32 नंबर पर आइए। यहाँ पे दिया है हरी मिर्च। हरी मिर्च के बारे में है। हरी मिर्च पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। हरी मिर्च कहाँ से आया भारत में, यानी कि दक्षिण अमेरिका से। हरी मिर्च कहाँ से आया भारत में, तो दक्षिण अमेरिका से। किसने लाया था, तो पुर्तगाली व्यापारी ने। जब व्यापार करने भारत में आया था तो उन लोग ने ही लाया था। और क्या क्या, टमाटर और आलू उन लोग ही लाया है। कॉफ़ी जो है, भिंडी, ये सब कहाँ से आए हैं, अफ्रीका महादेश से आए हैं। कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका महादेश से आए हैं। उसी प्रकार बंद गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। और सोयाबीन कहाँ से आए हैं, चीन से। तो इतना याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि बंद गोभी और मटर कहाँ से आया है, तो इतना याद रखना है कि कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। सोयाबीन कहाँ से आया है, चीन से आया है। हरी मिर्च कहाँ से आया है, तो पुर्तगाल लेकर आया है, कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। टमाटर, आलू, ये सब पुर्तगाल लेके आया है। तो इतना याद रखना है। आगे है अल-बरूनी, एक यात्री है अल-बरूनी, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये कहाँ के था, उज़्बेकिस्तान के रहने वाला था, जो भारत आया था। कब आया था, भारत कब आया था, ये जो है व्यक्ति प्रसिद्ध 1973 को में आया था। यात्री 1000 वर्ष पूर्व भारत की यात्रा किया था। आगे है, इतना से इतना के बीच में इसका काल है। घड़सीसर तालाब, क्या है ये, घड़सीसर तालाब, तो जैसलमेर के राजा घड़सीसी ने बनाया था। यानी कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था, इसी के नाम से घड़सीसी तालाब का नाम पड़ा है। तो इतना याद रखना है। आगे है मृत सागर के बारे में पढ़ना है। तो मृत सागर की खासियत है कि दुनिया के सबसे नमकीन सागर है, यानी कि सबसे ज़्यादा नमकीन। अगर इसमें देखा जाए तो 1 लीटर में 300 ग्राम नमक हो जाता है, यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक इसमें मिल जाता है। यानी कि अत्यधिक डेंसिटी के कारण इसमें कोई डूबता नहीं। अगर कोई भी आदमी इसमें कूद जाता है, जिसको तैरने भी नहीं आता है, तो उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो इतना याद रखना है मृत सागर के बारे में। सिनकोना के बारे में पढ़ना है। तो सिनकोना जो है, पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा, यानी जो मलेरिया की दवा किसके छाल से बनता है, सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से बनता है मलेरिया की दवा। तो इतना ही याद रखना है। अनीमिया किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कम हो जाने के कारण, आयरन की कमी के कारण। तो इसका उपाय क्या है, अगर एनीमिया हो गया है तो उपाय क्या है, तो गुड़ जो है खाए, आंवला खाए, हरे पत्तेदार सब्जी खाए, तो इसमें मिलता है आयरन। तो एनीमिया बीमारी ख़त्म हो जाएगा।
अब आगे है एक व्यक्ति रोनाल्ड रोस, इनके बारे में पढ़ना है। तो भारतीय के मूल थे, ये कहाँ के थे? भारत के थे। जो बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, किसने बताया था? रोनाल्ड रोस ने। कहाँ के थे? तो भारत के रहने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं। 36 यहाँ पे दिया है मिजोरम किस भाषा से बना है? तो मिजो भाषा से बना है। इतना याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हम थोड़ा सा ला दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। रैपलिंग किसको बोला जाता है? पहाड़ से उतरना, पहाड़ से उतरना रैपलिंग कहलाता है। 38 है हिमालय जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल थी। यानी हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो उस पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल, जो संसार की 5वां महिला थी। गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली थी। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर चढ़ी थी। तो इतना याद रखना है। ऊंचाई कितना? 89, NCERT बुक 89 उतना गई थी, तो उसका जोड़ के बताया गया है। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो इतना याद रखिएगा 8,848। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है? तो सागरमत्था के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व के सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, और नेपाल में इसे सागरमत्था के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा के किला के बारे में पढ़ना है। तो ये 1518 से 1687 तक इसका निर्माण हुआ था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान ने बनाया था इस गोलकुंडा का किला। चलिए आगे पढ़ना है। 40 नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। कब पहुंचा था? तो 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब पहुंचा था? तो 1969 में। आगे है 41 में मुंबई से दिल्ली में कितना किलोमीटर की दूरी है? तो 1400 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ से कहाँ? मुंबई से दिल्ली तक। तो ये भी याद रखना है बात। आगे है लद्दाख, लद्दाख के घर के बारे में दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत यहाँ पे। तो पहली यानी कि पहली मंजिल, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। पहली मंजिल और निचली मंजिल पर क्या होती है? खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल करता है लोग। यहाँ के लोग जो छत बनाने का मोटा तना का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। याद रखना है कि पहली और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती, ये विशेषता है। और क्या? छत बनाने के लिए पेड़ की मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना याद रखना है। आगे है पश्मीना शॉल के बारे में दिया है। यानी कि एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर की गर्मी के बराबर है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के गर्मी के बराबर यहाँ पे गर्मी देता है। और इसके बारे में देख लीजिए। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल से बाल से बनाया जाता है। यानी कि बकरी के नस्ल के खास जो बाल से उसको बनाया जाता है। एक पहाड़ी बकरी जो है इसी से बनाया जाता है पश्मीना शॉल, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक रख सकते हैं। यानी 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये रह सकती है बकरी। एक शॉल बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। यानी कि एक शॉल को बुनने में 250 घंटे का समय लगता है। इसलिए यह शॉल बहुत महंगा बिकता है। पश्मीना शॉल बहुत महंगा बिकता है। बकरी का 8 बाल हमारे 1 बाल के बराबर है। यानी कि इतना मुलायम और इतना पतला रहता है कि हमारा एक बाल उसका 8 बाल हो जाएगा उस बकरी के, पश्मीना शॉल के लिए। यहाँ देखिए आगे दिया है ज़मीन उपजाऊ कैसे होगा। कैसे होता है ज़मीन उपजाऊ? तो जड़ से सड़ने गलने से, पत्ते से सड़ने गलने से, शाखा को सड़ने गलने से, केचुए से होता है। केचुआ के ज़मीन में छेद बनाता है जिससे ज़मीन
खोखली हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन यानी कि हवा मिल जाता है अच्छा से उसके जड़ तक। तो इसीलिए केचुआ को बोला जाता है, किसान के मित्र बोला जाता है केचुआ को। झूम खेती खाली छोड़ना, यानी झूम खेती के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। झूम खेती जो है यह जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक फसल को जैसे कि ज़मीन में कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है, परित ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और अगले साल किसी दूसरे जगह पर कृषि किया जाता है। और अगर वहाँ पे उर्वरक शक्ति कम हो गया तो वहाँ से छोड़ करके फिर इस जगह पर आते हैं। जो आने के क्रम में जो वहाँ पे खरपतवार जिसे उग जाते हैं तो उसको काट कर वहीं पे जला दिया जाता है। उखाड़ते नहीं हैं, काट कर जला देते हैं। तो इसी को झूम कृषि कहा जाता है। ये किस क्षेत्र में होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्य में, यानी कि आदिवासी वाले क्षेत्र में। चलो आगे है नृत्य के बारे में। चराव नृत्य है एक प्रकार का, जो कि मिजोरम में लोग चराव नृत्य का प्रयोग करते हैं मिजोरम में। फसलें काटने पर क्वेश्चन आता है कि जो है चराव जो है नृत्य है किस राज्य का है, तो मिजोरम का है। तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो फसल को काटने पर। जैसे कि बिहार में जैसे कि मनाया जाता है अलग अलग त्यौहार, उसी प्रकार से वहाँ का एक प्रकार का नृत्य है। ग्रेगर जॉन मेंडल, यहाँ पे इसका ग्रेगर मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल भी इसको बोला जाता है, पूर्ण रूप से नाम हुआ इसे बोला जाता है जॉन मेंडल। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का निवासी थे और इनका जन्म 1882 में हुआ था। इन्होंने क्या हासिल किया था, मटर के पौधों पर आनुवांशिक की खोज किए थे। यानी कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवांशिकता के खोज किए थे, यानी कि 2 जोड़ी बताए थे। चलिए इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं। स्कूल जाने हेतु राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले, चलिए माध्यम, यानी कि कैसे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बांस से बना हुआ पुल या रस्सी के सहारे से कहाँ पे जाते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में असम में अत्यधिक मात्रा में बारिश होने के कारण यहाँ पे असम में इस प्रकार देखने को मिलता है। आगे दिया है ट्रॉली। ट्रॉली का उपयोग कहाँ करते हैं, तो लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। और चौड़ी बाड़ी वह गहरी नदी खाई पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रॉली का। सीमेंट का पुल कहाँ प्रयोग किया जाता है, सामान्य मैदानी क्षेत्र में, यानी मैदानी क्षेत्र में आसानी से मिल जाता है सभी चीज़ें या वस्तुएं, तो यहाँ पे सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इतना याद रखना है। बल्लभ का प्रयोग केरल में, यानी लकड़ी के नाव से बनी होती है। कल आया था क्वेश्चन, तो बताए थे कि बल्लभ क्या है, केरल में लकड़ी के नाव से बनी हुई होती है, एक नाव है। तो इतना याद रखना है। आगे ऊँट गाड़ी कहाँ के है भाई, तो राजस्थान के। ऊँट गाड़ी कहाँ के हैं, राजस्थान के। बैलगाड़ी कहाँ के है, मैदानी क्षेत्र के है बैलगाड़ी, यानी कि बैल से बना हुआ गाड़ी, तो बैलगाड़ी। साइकिल कहाँ के है, तो दूर दराज स्कूल जाने के क्षेत्र में साइकिल का प्रयोग बच्चा लोग करता है। बर्फ पर चालक, यानी बर्फ पर चलना, यानी कि उत्तर की पहाड़ियों के क्षेत्र में यहाँ पे हाथ से पकड़कर बर्फ के सहारा से चलता है। आगे है जंगलों के रास्ते। चलिए जंगल के रास्ते कैसे होते हैं, तो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ के हैं, उत्तराखंड में। तो इतना याद रखना है। आगे है एक पक्षी की आँख उसके सिर पर होती है और उसके कान पर पंख के नीचे छुपे हुए होते हैं, जिससे वह सुनता है। जैसे कि लिजार्ड, छिपकली को भी यही विशेषता है, मगरमच्छ को भी यही विशेषता है, छिपी हुई होती है। चलिए आगे जानवर के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो जानवर के बारे में देखते हैं। शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होता है। शरीर पर पैटर्न देखते होगे तो किसके कारण होता है, तो ये बाल के कारण होता है।
बिना बाल के कोई भी पैटर्न नहीं होता, यानी कि बिना बाल के कोई भी पैटर्न नहीं होता। उसके पैटर्न कहने का मतलब उसका बाल है तभी पैटर्न है। जिन जानवर के कान व बाल शरीर पर होते हैं वह जन्म देते हैं, यानी कि जिन जानवर के कान बाहरी दिखते हैं और शरीर पर बाल होते हैं तो वो जानवर क्या देगा, जन्म देगा, यानी कि बच्चा देगा, अंडा नहीं देगा, बच्चा देगा। और आगे है कि जिन जानवर के कान बाहर दिखाई नहीं देते तो क्या होता है, अंडा देते हैं। तो इतना याद रखना है विशेषता। आगे है भाषाएं, कहाँ की किस क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती है, तो मलयालम केरल की भाषा है, कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरल के कुछ भागों में बोला जाता है। मराठी कहाँ पर बोला जाता है, तो महाराष्ट्र में गोवा दमन दीव और दादर नागर हवेली में। गुजराती कहाँ बोला जाता है, तो गुजरात में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र में बोला जाता है। तो इतना भाषा याद रखना है। ट्रेन टिकट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है। ट्रेन का नंबर, उस पर क्या क्या लिखा होता है ट्रेन टिकट में, यात्रा का शुरू होने से डेट व समय लिखा होता है, बर्थ और कोच नंबर लिखा होता है, और क्या लिखता है, किराया लिखता है, और क्या लिखता है, डिस्टेंस कितना दूरी है कहाँ से कहाँ तक वो लिखता है। तो रेल टिकट के बारे में इतना याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पेड़ के बारे में अब यहाँ पे अध्ययन करना है। पेड़ के बारे में, बरगद का पेड़ लटकते हुए, जैसे कि जड़ उसका लटकते हुए झूमते हुए, उसमें झुलवा झूले होगे तुम लोग, तो उसकी जड़ें झूलती रहती है। तो बरगद के बारे में इतना याद रखना है। डेजर्ट ओक, यानी कि इसी को बोला जाता है रेगिस्तानी ओक, तो इसके बारे में पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया में मिलता है यह क्या, रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक, एक प्रकार का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। पेड़ बहुत गहरी जाती है, गहरी यानी कि ज़मीन के अंदर जाती है, ग्राउंड वाटर तक, यानी कि कहाँ तक, जहाँ तक उसको पानी मिल जाए वहाँ तक जाती है, को सोखने के लिए, यानी कि पानी को खींचने के लिए। जिस पानी को तने में स्टोर करता है, उस पानी को तना में स्टोर करता है, और जब भी आवश्यकता पड़ता है तो वहाँ के लोग उसको तना में पाइप डाल के लोग उसको पानी को निकाल कर पीते हैं। तो इतना ही याद रखना है। यहाँ पे आगे दिया है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार है जो कहाँ होता है, तो असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार किस पर मनाया जाता है, तो नई चावल की फसल पर। जब नया चावल का फसल जब निकलता है या उत्पादन होता है तो इसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, बिहू त्यौहार के आने पर मनाते हैं। और 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे संक्रांत मनाते हैं तो बिहू, जैसे कि असम में उसी को बोला जाता है बिहू। चलिए यहाँ पे आगे दिया है अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में पढ़ना है। इसी को UAE कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है। यहाँ के मुद्रा के नाम क्या है, दिरहम। क्वेश्चन आता है कि दिरहम कहाँ के है, तो अबू धाबी के। यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, इतना याद रखना है। अब केरल के प्रमुख फल के पेड़ के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है। तो यहाँ के प्रमुख पेड़ में जैसे कि नारियल होता है, सुपारी होता है, पपीता होता है, केला होता है, ये सब यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ मसाला जो है केरल के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पौधा क्या है, खजूर। रेगिस्तान में क्या उगता है, खजूर उगता है एकमात्र, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में खजूर पाया जाता है। केरल के मसाले, वही बताएं, केरल के मसाले में क्या क्या मिलता है, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इलायची। इलायची मतलब कि एक बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची। अगर छोटी इलायची की बात किया जाए तो केरल में मिलती है, और बड़ा इलायची मिलता है सिक्किम में। इतना याद रखना है। गरम मसाला, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, ये सब केरल में मिलती है। यहाँ पे देखें हम लोग कि केरल में इतना चीज़ मिलता है।
रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पौधा है खजूर। यहाँ पे और देखा जाए तो केरल के मसाले तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची सब प्रसिद्ध है। गरम मसाला, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा ये सब केरल में मिलते हैं। तो आज की वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।